हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो डेली का ये करंट अफेयर्स है, कई सारे प्रश्न हैं इसमें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रपति ने बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? क्या नाम है उनका? नाम है उनका सैयद अता हसनैन। वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है? केंद्र सरकार की सिफारिश पर कही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के में नई नियुक्तियां की हैं। मतलब 7 राज्यों में नए गवर्नर बनाए गए हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई है। तो बिहार के अब नए जो गवर्नर बन गए हैं वो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। ओके। वो सुरक्षा और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं और उनका सेना में लगभग 40 साल का शानदार करियर रहा है। आर्मी में मतलब उन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किए थे, कमांड रोल अदा किए थे, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में उनके खास कामों में। अगर हम देखें तो श्रीनगर में जो 15 कोर है चिनार कॉर्प्स, तो उसकी कमांडिंग की थी उन्होंने। ओके। तो और 2013 में वो रिटायर हुए थे। उससे पहले आर्मी हेडक्वार्टर में मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर भी उन्होंने काम किया था। ओके। तो ये है महत्वपूर्ण बात। अच्छा, बाद में 2018 में उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर उसका चांसलर भी बनाया गया था। तो इससे पहले कौन थे गवर्नर वहां के? आरिफ मोहम्मद खान। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो अब ये जो है ना वो नए गवर्नर बिहार के ये हो गए हैं। अच्छा, बिहार में सत्ता भी बदलने वाली है, वहाँ के मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्होंने जो है ना वो राज्यसभा के लिए पर्चा भर दिया है। राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, जो खाली सीटें हैं उसके लिए। तो 16 मार्च को मतदान होगा, फिर रिजल्ट आएगा और उसके बाद इनका ये कहना है कि अब हम राज्यसभा में जा रहे हैं और मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं। तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी बनेगा मैं आपको अपडेट करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल का नया गवर्नर किसको नियुक्त किया है? नया गवर्नर क्या नाम है उनका? आर एन रवि। ठीक है, आर एन रवि। तो पश्चिम बंगाल में वहाँ के जो गवर्नर थे सीवी आनंद बोस, इससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति को पहुंचा दिया इस्तीफा। तो उनकी जगह तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि को भेजा गया है पश्चिम बंगाल में। और तो ये है महत्वपूर्ण बात। ओके। आर एन रवि के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिटायर्ड हैं वो, यानी आईबी से। 2014 से 2021 तक जो नगा शांति वार्ता हुई थी उसमें वार्ताकार के तौर पर भी ये इन्होंने काम किया था। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर आर एन रवि और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं ममता बनर्जी। वहाँ पर चुनाव भी होने वाला है विधानसभा का, उससे पहले राज्यपाल को चेंज किया गया है, महत्वपूर्ण बात है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के नए गवर्नर यानी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किससे मिला है? यहाँ पर एडिशनल चार्ज की बात हो रही है। आंसर होगा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, ये रहा फोटोग्राफ, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये एक्चुअल में कहाँ के गवर्नर हैं? तो केरल के गवर्नर हैं ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो उनको अब तमिलनाडु का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। ठीक है, तमिलनाडु मैप में आप यहाँ देख रहे हैं, प्यारा भारत है उसमें तमिलनाडु राज्य। ओके। तो देखिए तमिलनाडु में क्या है ना, वहाँ जो पहले राज्यपाल थे जो कि अब पश्चिम बंगाल भेज दिए गए हैं आर एन रवि, तो उनसे तमिलनाडु सरकार यानी जो मुख्यमंत्री तमिलनाडु के एम के स्टालिन, उससे तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। ठीक है। तो अब नए गवर्नर का पद जो है ना वो प्रभारी के तौर पर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर वहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र का नया गवर्नर किसको बनाया? महाराष्ट्र के नए राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा। क्या नाम है? जिष्णुदेव वर्मा। उनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले ही जो पद है ना वो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के पास था, अतिरिक्त प्रभार के तौर पर। ठीक है। तो अब हालांकि जिष्णुदेव शर्मा जो है ना वो यहाँ के गवर्नर यानी महाराष्ट्र के गवर्नर बना दिए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। चूंकि अभी तक प्रभारी ही थे, दरअसल क्या था कि वहाँ पर जो परमानेंट गवर्नर थे सीपी राधाकृष्णन, तो वो जब देश के उपराष्ट्रपति बन गए उसके बाद से ये प्रभार आचार्य देवव्रत उनके पास चला गया था, जो गुजरात के गवर्नर थे। अब वहाँ पर परमानेंट कहिए एक गवर्नर यानी 5 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है, जिष्णुदेव वर्मा को। क्लियर होगी बात?
महत्वपूर्ण बात, जिष्णुदेव वर्मा। ओके, तो ये जिष्णुदेव वर्मा जो है ना वो तेलंगाना के गवर्नर थे, तो उनको ट्रांसफर किया गया है और महाराष्ट्र का गवर्नर बना दिया गया है। मतलब बाकी जो 5 साल में जितने टर्म बचे होंगे वो यहाँ पर यानी महाराष्ट्र में ये गवर्नर के तौर पर काम करेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र का मैप भी देख रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम बताएं, क्या नाम है उनका? शिव प्रताप शुक्ल। ठीक है, इससे पहले वो कहाँ के गवर्नर थे? तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, और अब उनको कहाँ का गवर्नर बना दिया है? तेलंगाना का गवर्नर इनको यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है। तेलंगाना मैप में देख रहे हैं, लैंड लॉक्ड ये स्टेट है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल अब उनको ट्रांसफर करके भेजा गया अब तेलंगाना में। और तेलंगाना में पहले कौन थे राज्यपाल? जिष्णुदेव वर्मा थे, जिनको ट्रांसफर कर दिया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंत रेड्डी है। ओके, अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के फिर नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? इनका नाम है कविंद्र गुप्ता। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता को बनाया गया है। कविंद्र गुप्ता इससे पहले ना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उपराज्यपाल थे, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद उनको नई नियुक्ति दी गई है। हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल के तौर पर उनको नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और जबकि हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर थे शिव प्रताप शुक्ल, मैंने अभी पहले बताया आपको, उनको तेलंगाना ट्रांसफर कर दिया गया था, वहां पर उनका राज्यपाल बनाया गया है। ओके, समझ गए बात? अच्छा, बात कर रहे हैं का हिमाचल प्रदेश की, वहां के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजधानी शिमला है। आगे बढ़ते हैं, और भी कई राज्य हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और अभी होली ऑफर चल रहा है, अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो लाभ उठा सकते हैं। 1-2 दिन में ये समाप्त होने वाला है, तो जरूर लाभ उठाइएगा, परचेज कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। इससे करंट फोर्स की शानदार तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, टेस्ट, वीडियो, पीडीएफ, ये सब कुछ मिलेगा। पिछले 2 साल के, अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने नागालैंड का नया गवर्नर किसको बनाया? आंसर क्या होगा? नंद किशोर यादव। ये कौन है नंद किशोर यादव? ये बिहार के लीडर हैं बीजेपी के, और अब उनको नागालैंड का गवर्नर बना दिया गया है। नागालैंड में जो चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो हैं, और वहाँ की राजधानी क्या है? कोहिमा है। ओके, वहाँ जो पहले गवर्नर थे उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो यहाँ ये जो मैप है ना, इसमें ये वाला देख रहे हैं, ये है आपका नागालैंड। ओके, अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, और उसमें प्रश्न होगा कि राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का नया उपराज्यपाल किसको नियुक्त किया? आंसर होगा इसका विनय कुमार सक्सेना। अच्छा, विनय कुमार सक्सेना इससे पहले कहां पर थे गवर्नर के तौर पर? वो थे दिल्ली के उपराज्यपाल। ठीक है, तो अब उनको एक तरह से ट्रांसफर किया गया है, और लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर इनको बना दिया गया है। लद्दाख में क्या है ना, वहाँ विधानसभा नहीं है, तो होल सोल यही इंचार्ज हैं पूरे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, लद्दाख के जो उपराज्यपाल थे कविंद्र गुप्ता, उनको कहाँ पर भेजा गया? मतलब उनको, उनसे इस्तीफा लिया गया और उनको हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, तो लद्दाख, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर अब विनय कुमार सक्सेना, जो कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वो हो गए हैं। और एक और सवाल कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल कौन बने हैं? आंसर होगा इसका तरनजीत सिंह संधू। ठीक है, तरनजीत सिंह संधू, ये रहा फोटोग्राफ, इनको नया लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का बनाया गया है, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका। तो अब देख लेते हैं पूरी लिस्ट, जो अभी 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो बदलाव हुए हैं राज्यपाल और उपराज्यपाल के पद के। तो वो ये रहा, पश्चिम बंगाल में नए गवर्नर RN रवि, महाराष्ट्र में जिष्णुदेव वर्मा, बिहार में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन। ठीक है, तमिलनाडु में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि केरल के गवर्नर हैं, उनको वहां का प्रभारी भी बनाया गया है। तेलंगाना के नए गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ल, हिमाचल प्रदेश के कविंदर गुप्ता, नागालैंड के नंद किशोर यादव। ठीक है, और दिल्ली की बात करेंगे तरनजीत सिंह संधू, और लद्दाख में विनय कुमार सक्सेना को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। ओके, अच्छा, ये राज्यपाल पद के बारे में अगर बात करेंगे, वो क्या है? राज्यपाल भारत के राज्यों के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, उस प्रकार राज्य में
राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। हालांकि वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। क्लियर हो गई बात। राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना वो संविधान के अनुच्छेद 155 उसके तहत होती है और राज्यपाल को केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के तौर पर भी माना जाता है। अब पद की योग्यताएं क्या है? आर्टिकल 157 यानी अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम उम्र एज मिनिमम एज 35 ईयर होनी चाहिए। पद की शर्तें भी हैं। आर्टिकल 158 में बताया गया है कि राज्यपाल जो है ना संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। कोई भी लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रख सकता है। अगर कोई सांसद राज्यपाल बनता है तो उसका सांसद पद स्वतः समाप्त हो जाता है। कार्यकाल कितना होता है गवर्नर का? तो आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन वास्तविक स्थिति में ये राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रह सकता है। मतलब कभी भी हटाया जा सकता है और 5 साल से ज्यादा भी उसको रखा जा सकता है। ओके, यानी राष्ट्रपति की इच्छा के आधार पर। जैसे उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उनका देख लीजिए उदाहरण के तौर पर। तो इसलिए कहते हैं कि राज्यपाल जो है ना राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति की इच्छा मतलब एक तरह से केंद्र सरकार की इच्छा। ओके, अच्छा, राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य में जो एडवोकेट जनरल है उनकी नियुक्ति करना, राज्य के लोक सेवा आयोग उनके अध्यक्ष की नियुक्ति करना। विधायी शक्तियां अगर हम देखेंगे तो जैसे विधानसभा का सत्र बुलाना, विधानसभा स्थगित करना, विधानसभा को भंग कर देना, विधानमंडल को संबोधित करना, विधेयक को मंजूरी देना या उसको रिजेक्ट कर देना, ये है। अध्यादेश की शक्ति भी है। आर्टिकल 213 यानी 213 उसके तहत जब विधानसभा सत्र नहीं हो रहा होता है तो राज्यपाल जो है ना ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, ये जो अध्यादेश है जैसे राष्ट्रपति जारी करते हैं वैसे ही उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होते हैं। अच्छा, न्यायिक शक्तियां भी हैं इनके पास। दया की शक्ति है, दंड को स्थगित यानी सजा जो है उसको स्थगित कर देना, सजा में कमी कर देना, ये सब अधिकार है। हालांकि मृत्युदंड को पूरी तरह से माफ नहीं कर सकते हैं, वो केवल कम कर सकते हैं। माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो ये है। वित्तीय शक्तियां भी हैं गवर्नर के पास कि वित्त विधेयक यानी मनी बिल जो है ना बिना राज्यपाल की अनुमति के पेश नहीं किया जा सकता है। बजट जो है ना राज्यपाल की सिफारिश पर पेश किया जाता है। विवेकाधिकार शक्तियां भी हैं उनके पास, गवर्नर के पास। जैसे कुछ मामलों में राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं जब ये स्पष्ट न हो कि किस पार्टी को बहुमत है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजना या राष्ट्रपति को भेजना, बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देना, ये सारे विशेषाधिकार भी उनके पास हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर चलते हैं। और यहाँ पर प्रश्न है कि यूएस, इजराइल और ईरान उसके बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से किस जल डमरू यानी स्ट्रेट से मालवाहक पोतों का संचालन ठप हो गया है, जिसके असर के संकेत जो है ना वो भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग पर दिख रहे हैं। आंसर क्या होगा? हॉर्मुज डल जमरू या अंग्रेजी में कहेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में कि किस तरीके से इंडस्ट्री पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। ओके, और ये देखिए MRPL मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोल केमिकल लिमिटेड, तो उसने अपनी रिफाइनरी यूनिट को शट डाउन करना शुरू कर दिया क्योंकि क्रूड ऑयल की समस्या हो गई है इस वक्त। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा मामला। और सीधे तौर पर मतलब कहिए कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान चल रहा है, वो जो युद्ध बढ़ रहा है, अब तो 7वां दिन देखने को मिल रहा है आज, तो अब वो सिर्फ उसी क्षेत्र में सीमित नहीं रह गया बल्कि इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था उद्योग पर दिखने लगा है। स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज है वो ईरान के कंट्रोल में है। एक और मैप के जरिए चलते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख लीजिए, ये है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये वाला इलाका है। मात्र 30-35 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है और ईरान का पूरा कंट्रोल है। ओके, इधर पर्शियन गल्फ, इधर गल्फ ऑफ ओमान, और यहाँ पर सकरा सा रास्ता, सकरा मतलब मात्र 30 किलोमीटर
चौड़ा ही रास्ता है। तो जो भी जाएगा, ईरान ने कह दिया है कि हम उसको मार गिराएंगे। केवल दो देश को ही परमिशन है, और वो देश कौन से हैं? वो देश हैं रूस और चीन। इन्हीं दो देशों को यहाँ से गुजरने की परमिशन दी गई है ईरान के द्वारा। बाकी कोई देश परमिशन, किसी भी देश को परमिशन नहीं है। और आपको पता है कि वहाँ से जो देना नाम का वॉरशिप था वो भारत में आया था, विशाखापत्तनम में, इस इलाके में जो मिलान एक्सरसाइज है बहुराष्ट्रीय, उसमें हिस्सा लेने के लिए। और जब वो वहाँ से लौट रहा था तो श्रीलंका के पास में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिका ने उसको मार गिराया, और उसमें करीब 87 से ज़्यादा नौसैनिक ईरान के वो मारे गए हैं। इसके बाद से क्या है ना, भारत और ईरान के बीच में थोड़ी तल्खियाँ भी देखने को मिल रही है। तल्खियाँ मतलब कि संबंध जो है ना वो थोड़े से तनावपूर्ण भी देखने को मिल रहे हैं। ये साफ तौर पर जाहिर नहीं हो रहा है, न तो भारत कह रहा है न ईरान कह रहा है, लेकिन जो परिस्थितियाँ देखने को मिल रही है उसमें ये स्थिति है कि ये बंद कर दिया गया है। उसमें भारत के भी जहाज वहाँ पर रुके पड़े हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, यहीं से तेल और गैस की ज़्यादातर सप्लाई होती है, और ख़ासतौर पर गैस की सप्लाई तो बहुत ज़्यादा होती है। तेल की सप्लाई तो सऊदी अरब ने कहा है कि हम इधर से निकाल देंगे रेड सी के माध्यम से। ठीक है, लेकिन गैस की सप्लाई पूरी तरह से रुक गई है, और उसका असर भारत में एलएनजी किल्लत उसकी शुरू हो गई है, यानी लिक्विड नेचुरल गैस की किल्लत शुरू हो गई है। रिफाइनरी बंद होना शुरू हो गए हैं। तो ये है, हालांकि इस बीच में रूस से कच्चा तेल से भरा हुआ टैंकर जो है ना वो भारत की ओर आ रहा है। और एक लेटेस्ट खबर मैं बताऊं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसी वक्त एक खबर आई है, अमेरिका ने भारत को ये परमिशन दी है कि 30 दिन के लिए वो रूस से कच्चा तेल खरीद सकता है। मतलब हद हो गई, भारत की सोवरेनिटी, मतलब भारत की जो संप्रभुता है एकदम ताक पर रख दिया गया है। इस सरकार में, ये जो सरकार है उसमें, मतलब दूसरा देश अमेरिका ये तय कर रहा है भारत सरकार करे क्या न करे क्या। ठीक है, मतलब हम तेल किससे लें? हमारी रिफाइनरी बंद हो रही है, बताओ, और हम तेल हमारे लिए, हमारे पास है नहीं, हम तेल के लिए, हमारी रिफाइनरी एकदम व्याकुल है। और इस वक्त अमेरिका ये तय कर रहा है कि हम तेल किससे खरीदेंगे और ये तेल किससे नहीं खरीदेंगे। अभी लेटेस्ट जो खबरें आई हैं उसमें यह है कि 30 दिन के लिए भारत को परमिशन दी है। मतलब परमिशन देने वाला कौन होता है? मतलब हमारी सरकार, चूंकि इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि हम अपने संप्रभुता भी नहीं बचा पा रहे हैं, हमारे फैसले, हमारे निर्णय वो कोई और देश फैसले ले रहा है। तो ये पूरी स्थिति है। वैसे मैंने इस विषय पर काफी डिटेल में एक अलग से लाइव वीडियो भी लिया था, आप चाहें तो विस्तार से समझने के लिए वो देख सकते हैं। डेली इवनिंग को करीब 10 बजे के आसपास, रात को कहिए, वो स्पेशल वीडियो पर लाइव, मतलब स्पेशल टॉपिक पर लाइव वीडियो हम लेकर आते हैं आपके लिए, आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। और आपको बताऊं कि दुनिया का ना एक बहुत बड़ा जो गैस उत्पादक देश है वो है कतर। दुनिया का 20% उत्पादन वो कतर करता है गैस का। और उसने ये कह दिया है, चूंकि ये हमले हो रहे हैं ना ईरान से इधर अलग अलग अमेरिकी मिलिट्री बेस पर, तो उसने अपना जो गैस उत्पादन है ना उसको बंद कर दिया, रोक दिया। क्योंकि अगर गैस के कुएं में एक बार आग लग गई तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसे में जब उसने बंद कर दिया है, और सामान भी, मतलब 10,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए का सामान यहाँ पर भारत के जहाज़ों का यहाँ पर फंसा हुआ है। अब ये क्रॉस नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो गई है। उदाहरण के तौर पर गुजरात के मोरबी में जो सिरेमिक क्लस्टर है उसका उद्योग को बंद कर दिया गया है फिलहाल। नए उद्योगों को सरकार ने गैस के कनेक्शन देना बंद कर दिए हैं। और ये खतरा केवल यहीं तक नहीं रह गया है, बल्कि ये खतरा अभी अगर हम देखेंगे तो उर्वरक संकट, खाद्य संकट, इस ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम केवल ये समझ रहे थे कि इससे गैस और तेल का संकट होगा, लेकिन ये फूड संकट की ओर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये जो युद्ध है ना वो अभी फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगले हो सकता है 3-4 महीने युद्ध चलता रहे, क्योंकि ईरान की तैयारी वैसी ही है और अमेरिका भी अब यही कह रहा है कि लंबा युद्ध चलेगा। ठीक है, तो दुनिया के जो उर्वरक का, मतलब जो खेतों में उपज के लिए जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, उसका 33% जो है ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर जाता है।
ठीक है। बहुत बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन जो है ना वो करता है आपका कतर। ठीक है। तो यहीं से आता है, जैसे सल्फर हो गया, सल्फर की सप्लाई 44% और यूरिया की सप्लाई 30% तक घट रही है भारत में। फिलहाल तो 2 महीने का स्टॉक फर्टिलाइजर का है भारत के पास, लेकिन अगर ये संकट लगातार चला तो भारत को बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि पूरी मतलब दुनिया में जो पूरे उर्वरक जो क्षेत्र है उसको 30% गैस की जरूरत पड़ती है। जितना गैस का उत्पादन होता है उसमें से 30% उर्वरक क्षेत्र को जरूरत पड़ती है। तो अगर गैस नहीं मिला और कच्चा माल नहीं मिला, सल्फर जैसे बाकी चीजें, तो फिर मतलब भारत के लिए किसानों को फर्टिलाइजर उपलब्ध कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल अमेरिका ने 30 दिनों के लिए परमिशन दी है, अनुमति दी है। ये मतलब हास्यास्पद ये लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 5 मार्च को। निरस्त्रीकरण जैसे कि आप हथियारों का और खासतौर पर जो परमाणु हथियार है ना उन सबको खत्म किया जाए, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस घोषित किया हुआ है। ओके। और निरस्त्रीकरण सप्ताह भी मनाया जाता है। वो जो सप्ताह होता है वो 24 से 30 अक्टूबर होता है। और दिवस जो होता है ना निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वो होता है 5 मार्च को आयोजित किया जाता है। ठीक है। अगला है एक खबर है जो दुखद खबर है कि भारतीय वायुसेना का सुखोई Su-30 MKI ये अचानक असम में रडार से गायब हो गया और बाद में अर्ली मॉर्निंग को ये खबर आई है कि ये क्रैश हो गया था और इसमें मतलब वायुसेना के 2 पायलट उनका निधन हो गया है इसमें। तो ये घटना हुई है। ये जो घटना हुई है वो हुआ यूं कि एयरफोर्स का जो ये फाइटर जेट है ये अचानक जब असम से उड़ा जोरहाट के पास, तो उसके बाद ये गायब हो गया रडार से और सूचना मिली थी कि बड़ा जोरदार धमाका हुआ है। टीम पहुंची और पता चला कि ये क्रैश हो चुका था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार HK दुआ, उनका निधन हो गया 4 मार्च 2026 को 88 ईयर की उम्र में। तो वह किस देश में भारतीय राजदूत रह चुके थे? आंसर का डेनमार्क। 2001 से 2003 तक वो डेनमार्क के राजदूत के तौर पर काम कर चुके थे। डेनमार्क में राजदूत के तौर पर। ठीक है। भारत के राजदूत थे डेनमार्क में। HK दुआ, उनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1937 को। पत्रकारिता के साथ साथ सार्वजनिक सेवा, कूटनीतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण करियर बनाया था उन्होंने। कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था, जैसे 2009 से 2015 तक राज्यसभा के सदस्य थे वो। 2001 से 2003 तक डेनमार्क में भारत के राजदूत रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो बोर्ड होता है उसमें सदस्य रहे। पूर्व प्रधानमंत्री जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और HD देवेगौड़ा, उनके समय में मीडिया सलाहकार के तौर पर भी काम किया था इन्होंने। हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर रह चुके थे। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ रह चुके थे। ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी संपादकीय सलाहकार में रह चुके थे। द ट्रिब्यून के एडिटर इन चीफ रह चुके थे। तो ये है इंपॉर्टेंट बात। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और होली ऑफर का लाभ उठा सकते हैं अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं शानदार तो। और डेली का करंट अफेयर्स अब आपको मिल रहा है मॉर्निंग को, जिसमें 10-12 क्वेश्चंस देते हैं और इवनिंग को लाइव देते हैं हम लोग। जो स्पेशल टॉपिक होता है पूरा विश्लेषण होता है आपके समझने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। ओके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इवनिंग को। बाय।